अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इस दूसरे वीडियो में हम ठोस आकृतियों जैसे घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोले का आयतन ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। इसी अध्याय 13 के प्रथम वीडियो में हमने इन्हीं ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र स्थापित किया था तथा इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखा था। आज इस वीडियो में हम इन ठोस आकृतियों का आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप को उस ठोस आकृति का आयतन कहते हैं, परंतु यदि वह ठोस आकृति खोखली है अर्थात उसका आंतरिक भाग रिक्त है, तब उस आंतरिक भाग में समा सकने वाले या भरे जा सकने वाले वस्तु या द्रव्य से उसका आयतन मापा जाता है तथा उसे उस ठोस आकृति की धारिता कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि किसी ठोस आकृति का आयतन उसके द्वारा घेरे गए स्थान की माप से होता है, और यदि ठोस वस्तु का आंतरिक भाग रिक्त है तो उस आंतरिक भाग में समा सकने वाले वस्तु या द्रव्य को उस ठोस वस्तु की धारिता कहते हैं। आज इस वीडियो में हम 5 ठोस आकृतियां घनाभ, घन, बेलन, शंकु तथा गोले का आयतन या उसकी धारिता ज्ञात करने का अध्ययन करेंगे। आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में ठोस आकृतियों के आयतन ज्ञात करने के लिए हमारे सीखने के उद्देश्य हैं: पहला, घनाभ और घन का आयतन ज्ञात करना। दूसरा, बेलन का आयतन ज्ञात करना। तीसरा, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना। एवं अंत में गोले एवं अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना। सबसे पहले घनाभ की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। घनाभ एक ऐसी त्रिआयामी अर्थात 3 डायमेंशनल आकृति होती है जिसके 6 आयताकार फलक होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। घनाभ के अच्छे उदाहरण माचिस, पुस्तक, ईंट इत्यादि होते हैं। घनाभ में 3 विमाएँ होती हैं: लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिन्हें हम क्रमशः L, B और H द्वारा प्रदर्शित करते हैं। घनाभ के आयतन का अर्थ क्या होता है, आइए समझते हैं। घनाभ के आयतन का अर्थ उस घनाभ द्वारा घेरे गए स्थान की माप से होता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, यदि प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल A है तथा जिस ऊंचाई तक आयतों का ढेर लगाया गया है वह H है और घनाभ का आयतन V है, तब उस घनाभ द्वारा घेरे गए क्षेत्र का आयतन बराबर प्रत्येक आयत द्वारा घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई से प्राप्त होगा। अतः घनाभ का आयतन बराबर हम लिख सकते हैं आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई से दिखाया जाता है। अतः घनाभ का आयतन होगा L गुणित B गुणित H, जहाँ L, B और H घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। आयतन के मात्रक को घन इकाई लिया जाता है। एक उदाहरण से इसे समझते हैं। माचिस की डिब्बी की माप 4 सेंटीमीटर गुणित 2.5 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर है। ऐसी 12 डिब्बों के एक पैकेट का आयतन क्या होगा? आइए इसका हल देखते हैं। हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H होता है, जहां L, B और H घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। माचिस की डिब्बी का आकार घनाभ का होता है। प्रश्न में लंबाई L बराबर 4, चौड़ाई B बराबर 2.5 तथा ऊंचाई H बराबर 1.5 सेंटीमीटर दिया है। अतः आयतन के सूत्र में L, B, H का मान रखकर हल करने पर हमें प्राप्त होता है माचिस की एक डिब्बी का आयतन बराबर 4 गुणित 2.5 गुणित 1.5 अर्थात 15 घन सेंटीमीटर। अब 12 माचिस की डिब्बी के एक पैकेट का आयतन हो जाएगा 12 गुणित 15 अर्थात 180 घन सेंटीमीटर। अब घन की परिभाषा समझते हैं।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति को कहा जाता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई समान होती है, जिसका प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। लूडो खेलने वाला डाइस तथा क्यूबिक इसके उदाहरण हैं। इसकी भी 3 विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेकिन घन में तीनों विमाएं समान होती हैं, जिन्हें हम A से दर्शाते हैं। घन के आयतन का अर्थ उस घन द्वारा घेरे गए स्थान की माप से होता है। अतः घन का आयतन A गुणित A गुणित A अर्थात A की घात 3, जहाँ A घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। हम जानते हैं आयतन के मात्रक को घन इकाई लिया जाता है। एक उदाहरण देखिए, यदि एक घन का किनारा 12 सेंटीमीटर है अर्थात लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर दी गई है, तो इस घन का आयतन ज्ञात कीजिए। आइए इसका हल देखें। हम जानते हैं कि घन का आयतन बराबर A की घात 3, जहाँ A घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। आयतन के सूत्र में A का मान रखकर हल करने पर हमें प्राप्त होता है 12 की घात 3 अर्थात 12 गुणित 12 गुणित 12 अर्थात 1728 घन सेंटीमीटर इस घन का आयतन होगा। आपकी प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न 2 समझते हैं। एक घनाभ के आकार की पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 45 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर दिया हो। आइए बच्चों, इस प्रश्न का हल ग्रीन बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न 2 में हमें दिया गया है एक घनाभ आकार की पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। आइए बच्चों, इसका हल देखते हैं। हमें घनाभ आकार की टंकी दी हुई है, तो यदि हम घनाभ के आकार का इस टाइप का एक घनाभ का चित्र बना लें तो हमें प्रश्न समझने में आसानी होगी। ये हमें घनाभ आकार की टंकी दी हुई है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई दी हुई है, अर्थात हमें इसकी धारिता ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है कि इस टंकी में कितने लीटर पानी समा सकता है। तो हमें दिया गया है एक घनाभ आकार की टंकी जिसकी लंबाई L बराबर हमें दिया है 6 मीटर, जिसकी चौड़ाई हमें दी है 5 मीटर तथा ऊंचाई हमें 4.5 मीटर दी हुई है। हमें इस टंकी का आयतन या इसकी धारिता ज्ञात करनी है। हम जानते हैं बच्चों, टंकी का आयतन, घनाभ आकार टंकी का आयतन बराबर L गुणित B गुणित H होता है। इस सूत्र में इन विमाओं के मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 6 गुणित 5 गुणित 4.5। जब हम इन तीनों राशियों का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 135 घन मीटर। यही हमारा आंसर होगा। परंतु इस प्रश्न में हमें 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर यह दिया हुआ है। इसे देने का अर्थ यह है कि हमें हमारा जो उत्तर है वह लीटर में देना है। इसलिए यदि हम आंसर घन मीटर में लिखकर छोड़ते हैं तो हमारे मार्क्स कम हो सकते हैं। तो अभी हमने जो टंकी की धारिता या आयतन ज्ञात किया है वो हमें 135 घन मीटर प्राप्त हुआ है। इसे हमें लीटर में बदलना पड़ेगा। अतः हम लिख सकते हैं टंकी में समाहित होने वाले पानी का आयतन बराबर 135 घन मीटर। चूंकि 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है, तो 135 घन मीटर बराबर 135 गुणित 1000 अर्थात 1,35,000 लीटर पानी इस टंकी में समा सकता है। यही हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। एक अन्य प्रश्न आपकी प्रश्नावली 13.5 का प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न है,
8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभ के आकार का गड्ढा खुदवाने में रुपए 30 प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय ज्ञात कीजिए। आइए बच्चों, इस प्रश्न का हल भी ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। इस प्रश्न में हमें एक घनाभ आकार का गड्ढा खोदना है और हमें उसकी धारिता या उसका आयतन ज्ञात करना होगा। उसके बाद हम प्रश्न में दिए अनुसार उस गड्ढे को खुदवाने के लिए होने वाला व्यय ज्ञात करेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न में हमें घनाभ आकार का गड्ढा दिया हुआ है। हम इसे एक रेखा चित्र की सहायता से देख सकते हैं। इसे हम एक घनाभ आकार का गड्ढा मान लेते हैं जिसकी विमाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यह तीनों इस घनाभ की विमाएं कहलाती हैं। लंबाई L बराबर हमें दिया है प्रश्न में 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई या गहराई हमें प्रश्न में 3 मीटर दी है। अब हम घनाभ के आकार के गड्ढे का आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं घनाभ का आयतन बराबर L, B और H होता है। इस सूत्र में मान रखने पर हमें प्राप्त होगा 8 गुणित 6 गुणित 3। इन तीनों का गुणनफल से हमें घनाभ आकार के गड्ढे का आयतन ज्ञात होगा। 8 गुणित 6 गुणित 3 अर्थात हमें प्राप्त होगा 144 और यहाँ पे हमारा मात्रक होगा घन मीटर। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हमें मीटर में दी है, तो मीटर गुणित मीटर अर्थात घन मीटर, यह इस घनाभ आकार के गड्ढे का आयतन होगा। अब प्रश्न में हमें दिया है कि 1 घन मीटर गड्ढा खोदने में होने वाला व्यय 30 रुपये है और हमारा जो घनाभ आकार का गड्ढा है उसका आयतन 144 घन मीटर है, तो हमें इतने घन मीटर आयतन का गड्ढा खुदवाने का व्यय ज्ञात करना है। अतः हम लिखते हैं चूंकि 1 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय बराबर रुपए 30, यह हमें प्रश्न में दिया हुआ है। अतः 144 घन मीटर जो कि हमारे गड्ढे का आयतन है, 144 घन मीटर गड्ढा खुदवाने का व्यय बराबर होगा 144 गुणित 30। इसे गुणा करने पर हमें आंसर प्राप्त होगा। 144 गुणित 30 करने पर हमें प्राप्त होता है रुपए 4320। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े और 3 मीटर गहरे घनाभ आकार के गड्ढे खुदवाने में रुपए 30 प्रति घन मीटर की दर से होने वाला व्यय रुपए 4320 होगा। यही हमारा उत्तर होगा। अब बेलन का आयतन। यदि हम कागज की अनेक वृत्ताकार शीट लें और उन्हें एक के ऊपर एक रखकर ऊर्ध्वाधर ढेरी बनाएं, तो हमें एक लंब वृत्तीय बेलन प्राप्त हो जाता है जिसका आधार वृत्ताकार होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। बेलन एक ऐसी त्रिआयामी ठोस आकृति होती है जो कि 2 वृत्त एवं एक वक्रीय आयत से मिलकर बनी होती है। इसके 2 सिरे समान त्रिज्या वाले वृत्त होते हैं एवं पार्श्व पृष्ठ वक्रीय होता है। बेलन के आयतन का अर्थ समझते हैं। समान माप के वृत्तों को एक के ऊपर एक रखकर एक बेलन बनाया जा सकता है। बेलन के आयतन का अर्थ उस बेलन द्वारा घेरे गए स्थान की माप से होगा। अतः बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई हम लिख सकते हैं, अर्थात यह आयतन वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई के बराबर होगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर गुणित h होगा, जहां r बेलन के आधार की त्रिज्या है और h उसकी ऊंचाई है। अंत में हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर h होगा। आपकी प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न क्रमांक 1 देखिए।
एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया गया है। आइए बच्चों, इसका हल भी हम ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। आइए बच्चों, अब प्रश्नावली 13.6 का प्रश्न एक समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हमें दिया है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? अर्थात हमें बेलनाकार बर्तन का आयतन, या हम कह सकते हैं हमें बेलनाकार बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। बेलनाकार बर्तन का आयतन हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। एच का मान हमें प्रश्न में 25 सेंटीमीटर दिया है, परंतु त्रिज्या आर का मान हमें नहीं दिया है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिज्या आर का मान ज्ञात करना होगा। त्रिज्या आर का मान ज्ञात करने के लिए हमें प्रश्न में बेलन के आधार की परिधि दी हुई है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं एक बेलनाकार बर्तन हमें दिया हुआ है जिसके आधार की त्रिज्या हम मान लेते हैं कि आर सेंटीमीटर है। यह प्रश्न में हमें नहीं दिया है, परंतु हमें प्रश्न में बेलन के आधार की परिधि दी हुई है जो कि 132 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं बच्चों कि बेलन का आधार एक वृत्त होता है जिसकी परिधि 2 पाई आर होती है, अर्थात 2 पाई आर बराबर 132 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। इसमें पाई का मान 22/7 रखने पर हमें प्राप्त होगा 2 गुणित 22/7 गुणित आर बराबर 132। इसे हल करने पर हमें आर अर्थात बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात होगी। इसे हल करने पर हमें आर बराबर प्राप्त होता है 21 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करने के लिए पहले हमें बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या ज्ञात होना आवश्यक है। आधार की परिधि की सहायता से हमने बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आर का मान 21 सेंटीमीटर ज्ञात कर लिया। प्रश्न में हमें बेलन की ऊंचाई h बराबर 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमारे पास बेलनाकार बर्तन की दोनों विमाओं का मान, ऊंचाई तथा त्रिज्या का मान प्राप्त है। अब हम बेलनाकार बर्तन की धारिता या आयतन ज्ञात कर सकते हैं। हम जानते हैं धारिता का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र में मान रखने पर पाई बराबर हम रखते हैं 22/7, आर का मान है 21 गुणित 21 तथा h का मान है 25। इसे हल करने पर हमें बेलनाकार बर्तन की धारिता ज्ञात हो जाएगी। त्रिज्या r का मान हमें 21 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाता है, ऊंचाई h बराबर हमें 25 सेंटीमीटर दी है, अतः बेलनाकार बर्तन की धारिता या आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इस सूत्र में मान रखने पर हमें 34,650 घन सेंटीमीटर बेलनाकार बर्तन की धारिता या आयतन ज्ञात हो जाता है। इसे हमें लीटर में बदलना होगा। लीटर में बदलने के लिए 34,605 बटे यदि हम 1000 कर देते हैं तो यह मान लीटर में बदल जाएगा, जो कि हो जाएगा 34.65 लीटर। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब लंबवृत्तीय शंकु। एक समकोण त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण हो को एक लंबभुजा AB के अनुदिश यदि घुमाया जाए तो इस प्रकार बनने वाली आकृति लंबवृत्तीय शंकु कहलाती है। चित्र में देखिए, एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B समकोण है। AB के अनुदिश यदि इसे घुमाते हैं तो हमें लंबवृत्तीय शंकु की आकृति प्राप्त हो जाती है। आइसक्रीम का कोन इसका उदाहरण है। बिंदु A इस लंबवृत्तीय शंकु का शीर्ष कहलाता है, AB इसकी सीधी ऊंचाई कहलाती है और BC आधार की त्रिज्या होती है, जबकि AC इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। अर्थात शंकु में 3 विमाएं होती हैं, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या। शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई को क्रमशः h, r और l से व्यक्त किया जाता है। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन।
आइए समझते हैं। चित्र में एक ही आधार और त्रिज्या के एवं एक ही ऊंचाई वाले बेलन और शंकु दिए गए हैं। यदि हम शंकु को रेत से एक बार भरकर इस रेत को बेलन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि इससे बेलन का कुछ भाग भर गया है। यह प्रक्रिया 3 बार करने पर हम पाते हैं कि बेलन पूरी तरह रेत से भर गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि 3 शंकुओं का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है, अर्थात यदि शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। अतः शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, जहाँ r आधार की त्रिज्या और h शंकु की ऊंचाई है। आपकी प्रश्नावली 13.7 का प्रश्न 3 समझते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का हल भी हम ग्रीन बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। प्रश्न में हमें शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, जिसे हम r सेंटीमीटर मान लेंगे। शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। शंकु के आयतन का सूत्र हम जानते हैं। इसकी सहायता से हम शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यदि हम इसका रेखा चित्र बनाना चाहें तो हम इस प्रकार से इसका शंकु का रेखा चित्र बना सकते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या हम r माने हैं तथा इसकी ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर हमें प्रश्न में दिया गया है। शंकु के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर हमने मान ली है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर हमें दी हुई है। शंकु के आयतन का सूत्र हम जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। इस सूत्र में मान रखने पर 1/3 पाई का मान हम इसमें 3.14 लेते हैं। r स्क्वायर त्रिज्या का मान हमें ज्ञात करना है। ऊंचाई h का मान हमें 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस प्रकार हम शंकु का आयतन सूत्र की सहायता से ज्ञात करते हैं। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होता है 15.70 r स्क्वायर घन सेंटीमीटर। सूत्र की सहायता से हमने दिए गए शंकु का आयतन ज्ञात किया है, परंतु प्रश्न में हमें शंकु का आयतन 1570 घन सेंटीमीटर दिया गया है। अतः हम इसके बराबर 1570 जो कि हमें प्रश्न में दिया है इसे रख देते हैं। अब हमारा यह जो समीकरण है इसे हल करने पर हमें आधार की त्रिज्या r का मान ज्ञात होगा। r स्क्वायर बराबर हमें प्राप्त होगा 1570 बटे 15.70। इसे हल करने पर हमें आधार की त्रिज्या r का मान ज्ञात होगा। यदि हम दशमलव हटाते हैं तो हमें प्राप्त होगा गुणे 100 बटे 1570। ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें प्राप्त होता है 100। चूँकि r स्क्वायर बराबर 100 इसलिए त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर यह हमें प्राप्त हो जाता है। अतः हम लिख सकते हैं कि दिए गए शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। अब गोले का आयतन ज्ञात करते हैं। गोले का आयतन मापने के लिए हम विभिन्न त्रिज्या वाले 2 गोले लेते हैं तथा एक बर्तन जिसके अंदर इनमें से एक गोले को रखा जा सके लेते हैं। अब बर्तन को पूरा ऊपर तक पानी से भर देते हैं। बर्तन में एक गोले को डालते हैं तो बर्तन में से कुछ पानी बाहर निकलकर एक अन्य बर्तन में जाएगा जिसमें यह बर्तन रखा हुआ है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस निकले हुए पानी को एक नापने वाले तीसरे बर्तन में डालते हैं। यदि पानी में डुबाए गए गोले की त्रिज्या r है तो हम यह पाते हैं कि गोले का आयतन बर्तन से बाहर निकले पानी के आयतन के बराबर आता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि गोले का आयतन उसके द्वारा
हटाए गए पानी के आयतन के बराबर है। बार बार प्रयोग करने पर हमें यह प्राप्त होता है कि एक गोले का आयतन गोले की त्रिज्या के घन का 4/3 पाई गुना है। तो हम लिख सकते हैं गोले का आयतन बराबर 4/3 गुणित पाई आर क्यूब, जहाँ आर गोले की त्रिज्या है। इसी प्रकार अर्धगोले का आयतन गोले के आयतन का आधा होता है, अतः अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 गुणित पाई आर की घात 3 गुणित 1/2, अर्थात अर्धगोले का आयतन बराबर 2/3 पाई आर की घात 3 हमें प्राप्त हो जाता है। प्रश्नावली 13.8 का प्रश्न 3 समझिए। धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हम ग्रीन बोर्ड पर समझते हैं। आइए। प्रश्न में हमें धातु की एक गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जो कि हमें इस सूत्र से प्राप्त होगा। गेंद का द्रव्यमान बराबर गेंद का आयतन गुणित गेंद की धातु का घनत्व। प्रश्न में हमें गेंद की धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें केवल गेंद का आयतन ज्ञात करना होगा। गेंद के आयतन का सूत्र हम जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जहां आर गेंद की त्रिज्या होती है। प्रश्न में हमें गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर दिया है। व्यास हम जानते हैं त्रिज्या का दुगना होता है, अतः गेंद की त्रिज्या r बराबर 4.2/2। व्यास को हम आधा करेंगे, अर्थात 2.1 सेंटीमीटर हमें त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। इन मानों को हम इस सूत्र में रखकर गेंद का आयतन ज्ञात करेंगे। 4/3 पाई का मान यदि हम 22/7 लेते हैं तथा r का मान हमें दिया है 2.1 की घात 3। इसे हल करने पर हमें गेंद का आयतन प्राप्त होगा, जो कि 38.808 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब इस गेंद का आयतन के सूत्र का मान हम यदि इस समीकरण में रख दें 38.808 तथा गेंद की धातु का घनत्व हमें प्रश्न में 8.9 दिया है, तो हमें उस गेंद का द्रव्यमान प्राप्त होगा, जो कि लगभग 345.39 ग्राम लगभग हमें प्राप्त हो जाता है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। इस द्वितीय वीडियो में हमने इन्हीं ठोस आकृतियों का आयतन या धारिता ज्ञात करने का अभ्यास किया है। गणित की वह शाखा जिसमें हम क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करते हैं क्षेत्रमिति कहलाती है। क्षेत्रमिति परीक्षा की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी स्कोरिंग होती है। यदि हम ठोस आकृतियों का रेखीय निरूपण कर सकते हैं तथा हमें इन ठोस आकृतियों की विमाओं का ज्ञान है तथा इन ठोस आकृतियों के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतनों के समस्त सूत्रों को यदि हम एक सूचीबद्ध करके उन्हें याद करते हैं और यदि हमें विमाओं का ज्ञान है तो हम क्षेत्रमिति के समस्त गणित आसानी से हल कर सकते हैं। इस प्रकार यह परीक्षा में हम अधिक स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।